सितंबर का महीना पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे बगीचे को सजाने, अनावश्यक चीजें हटाने और चैन से सर्दियों की तैयारी करने का यह बेहतरीन वक्त है। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। सितंबर में सेब के पेड़ के पास सेकेटर की एक गलत चाल आपको पूरे 3 साल तक फसल से वंचित कर सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम उन बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो माली सितंबर में सेब के पेड़ों के साथ करते हैं। और मैं वादा करता हूं, आपको पता चलेगा कि कैसे पहली नजर में हानिरहित लगने वाली छंटाई घातक हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये समझने के लिए कि सितंबर इतना कपटी महीना क्यों है, हमें सेब के पेड़ के अंदर झांकना होगा। जरा सोचिए, पेड़ एक विशाल जीवित प्राणी है जिसने पूरे मौसम में मेहनत की है, पत्ते, टहनियां और हाँ, हमारे पसंदीदा सेब उगाए हैं। सितंबर आते आते यह थक जाता है और लंबी सर्दियों की नींद की तैयारी करने लगता है। पेड़ों का रस धीमा चलने लगता है, विकास रुक जाता है। सेब का पेड़ पाले को झेलने के लिए ताकत जुटाता है और इस प्रक्रिया में हमारी कोई भी जोरदार दखलंदाजी इसे एक बड़ा तनाव मानती है। तो आइए बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती की। यह एक ऐसा जाल है जिसमें अनुभवी बागवान भी अक्सर फंस जाते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है पतझड़ में की जाने वाली आकार देने वाली छंटाई। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह तो कितना तार्किक लगता है। फसल कट चुकी है, पत्ते लगभग गिर चुके हैं, तो अब पेड़ को सुंदर बनाने और उसकी डालियों को सही आकार देने का यह सबसे अच्छा समय है। लेकिन यहीं पर इस दिखने में अकाट्य लगने वाले तर्क में ही सारी समस्या की जड़ छिपी है। जरा समझिए, सितंबर में सेब का पेड़ सुंदरता के बारे में नहीं सोचता। उसे बस जीवित रहने की चिंता होती है। उसकी सारी ऊर्जा लंबी और ठंडी सर्दियों के लिए खुद को तैयार करने पर लगी होती है। पेड़ अपने रस का प्रवाह धीमा कर देता है, पोषक तत्व जमा करता है और एक तरह से कहें तो गहरी नींद में जाने की तैयारी कर रहा होता है। और आप क्या करते हैं जब आप आकार देने वाली कटाई के लिए प्रूनर लेकर जाते हैं? आप सिर्फ एक सूखी टहनी नहीं काट रहे होते। नहीं, आप तो जीवित स्वस्थ डालियां काटते हैं। पेड़ के लिए यह सिर्फ बाल कटवाना नहीं है, ये खतरे की घंटी है। ये एक गंभीर चोट है। ठीक ठंडी रातों के आने से पहले यह एक खुला घाव है। इन ताजी कटी हुई जगहों से कीमती नमी बाहर निकल जाती है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये जगह संक्रमणों और पाले के लिए आदर्श प्रवेश द्वार बन जाती है, जो आसानी से लकड़ी के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है? जैसे ही पेड़ को यह संकट का संदेश मिलता है, वह अपनी आंतरिक आपातकालीन व्यवस्था को सक्रिय कर देता है। कल्पना कीजिए, जैसे उसके अंदर एक सायरन बज उठा हो। शांत होकर सुप्त अवस्था में जाने की उसकी सभी प्रक्रियाएं अचानक रुक जाती है। शांत होकर आराम करने के बजाय सेब के पेड़ को आदेश मिलता है, ध्यान दें, मुकुट का एक हिस्सा टूट गया है। सभी संसाधनों को तुरंत जुटाओ और नई शाखाएं उगाओ। यह अस्तित्व का एक प्राचीन सहज बोध है जो वसंत या गर्मियों की शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन सितंबर में यही सहज बोध जानलेवा बन जाता है। पेड़ अपने कीमती शर्करा और पोषक तत्व खर्च करना शुरू कर देता है, जिन्हें उसने पूरी गर्मी सर्दी के लिए बड़ी मेहनत से जमा किया था। वह उन्हें जड़ों और छाल को मजबूत करने के बजाय इस अवधि में बिल्कुल व्यर्थ की नई वृद्धि पर खर्च करता है। ये ऐसा है जैसे एक मैराथन धावक जिसने पहले ही अपनी दौड़ पूरी कर ली है और आराम की तैयारी कर रहा है, उसे एक और स्प्रिंट दौड़ने के लिए मजबूर किया जाए। शक्तियां बर्बाद हो जाएंगी और नतीजा दुखद होगा। और यहीं से सबसे दुखद कहानी शुरू होती है। इस घबराहट भरी प्रतिक्रिया के कारण टहनियों के सिरों पर नई कोमल कौंपलें फूट पड़ती है। ये रसीली, हरी भरी और जीवन से भरपूर होती है। लेकिन आने वाली ठंड के सामने पूरी तरह से असहाय। उनके पास कठोर होने का या मोटी छाल से ढकने का समय ही नहीं होता जो उन्हें पाले से बचा सके। ये ऐसे सैनिक हैं जिन्हें बिना कवच के युद्ध में भेज दिया गया हो। पहली ही गंभीर ठंड, यहां तक कि हल्का तापमान गिरना भी उनके लिए मौत का फरमान बन जाता है।
बर्फीली हवा उनकी नाजुक कोशिकाओं को फाड़ देती है। वे काले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और मर जाते हैं। नतीजा क्या होता है? पेड़ ने न केवल उनकी वृद्धि पर अपनी कीमती ऊर्जा व्यर्थ कर दी, बल्कि उसकी टहनियों पर नए मृत हिस्से भी बन गए। ये मरी हुई कौंपलें वसंत में फिर से जीवित नहीं होंगी। वे सूखी टहनियां बनकर रह जाएंगी, जो बीमारियों का स्रोत बनेंगी और पहले से ही कमजोर पेड़ को और भी कमजोर करेंगी। ये आपके सेब के पेड़ के स्वास्थ्य पर एक दोहरा झटका है। अब आइए समझते हैं कि यह डरावनी बात कि 3 साल तक सेब नहीं मिलेंगे, आखिर आती कहां से है। यह सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि अफसोस की बात है कि यह एक वास्तविक परिदृश्य है। दरअसल सेब का पेड़ बेहद समझदार और दूरदर्शी होता है। यह सिर्फ अगले साल के लिए ही नहीं, बल्कि उससे 1 साल बाद के लिए भी फूलों की कलियां तैयार करता है, जिनसे बाद में सेब बनेंगे। ये कलियां खास छोटी छोटी टहनियों पर बनती है, जिन्हें फलदार शाखाएं या फ्रूट स्पर्स कहते हैं। ये टहनियां छोटी और टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, जैसे कि कोई सामान्य सी निकली हुई डाल। अब जब कोई माली बिना बारीकियों को समझे सितंबर में पेड़ की छंटाई करना शुरू करता है, तो वह सबसे पहले क्या काटता है? बिल्कुल सही, वही मामूली दिखने वाली टहनियां, जो उसे फालतू या पुरानी लगती है। वह अपने ही हाथों से एक नहीं, बल्कि अगले 2 या 3 सीजन की फसल को नष्ट कर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कई साल आगे की बुवाई के लिए रखे गए बीजों को फेंक देना। पेड़ को इन फलदार संरचनाओं को दोबारा विकसित करने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो लीजिए, पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। जरा सोचिए, ऐसी देखभाल के बाद सेब के पेड़ की हालत क्या होगी? सबसे पहले अनावश्यक पतझड़ की बढ़वार और पोषक तत्वों की बर्बादी के कारण वह कमजोर पड़ जाती है। दूसरा, पाला उन ताजी कटी हुई जगहों और नई कौंपलों को बुरी तरह प्रभावित करता है। तीसरा, आने वाले कई सालों के लिए उसकी ज्यादातर फल देने वाली कलियां नष्ट हो जाती है। ऐसे में यह पेड़ क्या करेगा? जाहिर है, वह सीधे जीवन रक्षा मोड में चला जाएगा। जब उसे अपने जख्म भरने हैं, कटे हुए हिस्सों से घुसी बीमारियों से लड़ना है और अपनी ताकत वापस पानी है, तो ऐसे में फल की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अगले पूरे 1 या शायद 2 सीजन तक पेड़ अपने सभी संसाधनों को फूल और फल लगाने के बजाय अपनी लकड़ी को ठीक करने और नई शाखाएं और पत्तियां उगाने में लगाएगा। वह बस किसी तरह खुद को बचाए रखेगा। और तभी तीसरे साल में अगर आप उसकी सही देखभाल करेंगे, तो शायद वह इतनी ताकत जमा कर पाए कि दोबारा अच्छी फसल दे सके। इस तरह सितंबर में सेकेटर का एक गलत वार आपकी आने वाली फसल के लिए दुखद घटनाओं की पूरी श्रृंखला शुरू कर देता है। लेकिन सितंबर में आपके सेब के पेड़ का दुश्मन केवल सेकेटर ही नहीं है। आइए अब बात करते हैं खाद डालने की। ये दूसरी बड़ी गलती है, जो गलत छंटाई के साथ साथ चलती है। कई बागवान सोचते हैं, पेड़ ने फल दिए हैं, वह थक गया होगा, उसे अच्छी तरह से खाद देनी चाहिए ताकि वह फिर से ताकत पा सके। और वे बसंत और गर्मी में इस्तेमाल होने वाले सबसे लोकप्रिय उर्वरकों का प्रयोग करने लगते हैं। मालूम है सबसे लोकप्रिय क्या है? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, गोबर की खाद। ये सभी शानदार उर्वरक हैं, लेकिन पतझड़ में नहीं। पौधे के लिए नाइट्रोजन एक कप तेज एस्प्रेसो की तरह है। यह उसे उत्तेजित करता है, स्फूर्ति देता है और उसे सक्रिय रूप से बढ़ने पर मजबूर करता है, यानी हरी पत्तियां और नई कौंपलें विकसित करने के लिए। सितंबर में सेब के पेड़ को नाइट्रोजन देना ठीक वैसा ही अपराध है जैसा गलत छंटाई करना। आप कृत्रिम रूप से पेड़ को उसकी सुप्त अवस्था से बाहर निकाल रहे हैं और उसे ठंड पड़ने से ठीक पहले बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप उसे शाब्दिक रूप से आदेश दे रहे हैं, सो मत, काम करो, बढ़ो, जबकि उसका पूरा प्राकृतिक स्वभाव आराम करना चाहता है। इसके परिणाम बिल्कुल वैसे ही होंगे। कमजोर, अपरिपक्व कॉम्प्ले निकलेंगी, जो सर्दियों में निश्चित रूप से मर जाएंगी और पेड़ की सारी जीवन शक्ति व्यर्थ चली जाएगी। तो क्या पतझड़ में सेब के पेड़ को बिल्कुल खाद नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। सेब के पेड़ के लिए पतझड़ का पोषण बिल्कुल अलग होना चाहिए।
वसंत तक नाइट्रोजन को भूल जाइए। अब आपके पेड़ को दो और महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता है, फास्फोरस और पोटेशियम। यह, अगर आप चाहें, तो कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, बल्कि लंबी सर्दियों से पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स है। फास्फोरस जड़ प्रणाली के विकास और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, और मजबूत स्वस्थ जड़ें ही सफल सर्दियों की कुंजी है। पोटेशियम बदले में पूरे पेड़ की सर्दी झेलने की क्षमता को बढ़ाता है। यह लकड़ी को परिपक्व होने में मदद करता है, शर्करा जमा करता है, जो प्राकृतिक एंटीफ्रीज के रूप में काम करते हैं और कोशिकाओं को जमने से रोकते हैं। यही तत्व सेब के पेड़ को सफलतापूर्वक पाला झेलने और वसंत में पूरी शक्ति के साथ जागने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप पेड़ को खाद देना चाहते हैं, तो सुपरफॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट या विशेष पतझड़ वाले कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का उपयोग करें, जिनकी पैकेजिंग पर पतझड़ लिखा हो और जहां नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम या शून्य हो। अगली गलती, जो उतनी स्पष्ट नहीं दिखती लेकिन है बहुत जरूरी, पानी से जुड़ी है। यहां बागबान अक्सर दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली है पौधों को बिल्कुल पानी न देना, यानी पूरी तरह से सूखापन। फसल कट चुकी होती है, बारिश भी हो रही होती है, और बहुत से लोग सिंचाई करना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेड़ को अब पानी की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सर्दियों में अच्छे से टिके रहने के लिए पेड़ की लकड़ी और जड़ें नमी से भरपूर होनी चाहिए। सूखा पेड़ सर्दियों में पाले और हवा से सूखने के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है। खासकर ये बात युवा पौधों पर लागू होती है। जरा एक सूखी टहनी की कल्पना कीजिए, ठंड में वह कितनी आसानी से टूट जाती है। वहीं एक जिंदा, नमी से भरी टहनी ज्यादा लचीली और मजबूत होती है। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए अगर सितंबर और अक्टूबर महीने सूखे रहते हैं, तो तथाकथित गहरी सिंचाई जरूर करें। ये इतनी ज्यादा और गहरी सिंचाई होनी चाहिए कि मिट्टी 1 मीटर तक अंदर से गीली हो जाए। इससे पूरे सर्दियों के लिए जरूरी नमी का भंडार बन जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग पेड़ के आसपास की जमीन को दलदल में बदल देते हैं। वे हर दिन सेब के पेड़ को जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं। सितंबर में जरूरत से ज्यादा नमी सूखे जितनी ही हानिकारक है। पहला, नाइट्रोजन और छंटाई की तरह ही यह नई कॉम्पलों को फिर से निकलने के लिए उकसा सकती है, जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पेड़ को लगता है कि विकास का मौसम अभी भी जारी है। दूसरा, लगातार गीली और पानी से भरी मिट्टी जड़ों के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसी मिट्टी में ऑक्सीजन कम होती है, जिससे जड़ें गलने लग सकती हैं। कमजोर जड़ प्रणाली का सीधा असर सर्दियों में पेड़ के ठीक से न पनप पाने पर होता है। इसलिए यहां संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सितंबर के आखिर या अक्टूबर में अगर बारिश न हो, एक बार अच्छी और गहरी सिंचाई ही सबसे सही विकल्प है। लेकिन पेड़ के नीचे रोज रोज पानी का जमाव सिर्फ नुकसान ही देगा। मिट्टी की नमी की जांच करें। अगर एक फावड़े की गहराई तक मिट्टी सूखी और बिखर रही है, तो पानी देने का समय आ गया है। और अगर वह नम है और गुच्छों में बंध रही है, तो पानी देने में कुछ देर और इंतजार कर सकते हैं। अब बात करते हैं फसल की। आपको लग सकता है कि सेब तोड़े जा चुके हैं, अब और क्या गलत हो सकता है। लेकिन असल में बहुत कुछ गलत हो सकता है, और ये गलती है सब कुछ वैसे ही छोड़ देना। हम बात कर रहे हैं उन सड़े हुए, कीड़े लगे और बीमार सेबों की, जो पेड़ों पर ही लटके रह गए हैं या पेड़ के नीचे पड़े हैं। कई बागवान उन पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं अपने आप सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। मगर ऐसी गलती कभी न करे। हर ऐसा सड़ा हुआ सेब सिर्फ कचरा नहीं है, ये एक धीमा जैविक बम है। ये अनगिनत फंगस, बीजाणुओं और कीटों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल है। उदाहरण के लिए फल सड़न रोग, मोनेलियोसिस के कारक सूक्ष्मजीव ऐसे ही सूखे हुए ममीफाइड फलों में आराम से सर्दियां बिताते हैं, जो शाखाओं पर लटके रह जाते हैं। और एप्पल कॉडलिंग मॉथ, सेब के कीड़े की इल्लियां अपनी सर्दियों की नींद पेड़ों की छाल के नीचे या मिट्टी में ठीक उसी जगह बिताती है जहां कीड़े वाला सेब गिरा था। तो मुख्य फसल की कटाई के बाद
एक पूरी और अच्छी स्वच्छता अभियान चलाना न भूले। एक बाल्टी लेकर पूरे बाग में घूमते हुए जाए। हर टहनी को ध्यान से देखे और बचे हुए सभी फल तोड़ ले, खासकर अगर वे बीमार या सूखे दिख रहे हों। इन्हें मम्मी कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सटीक है। ये संक्रमण के स्रोत होते हैं। फिर उतनी ही सावधानी से जमीन पर गिरे हुए सभी फल इकट्ठा करें। इस जैविक सामग्री को खाद के ढेर में हरगिज न डालें। रोगजनक वहां आराम से सर्दी बिताएंगे और वसंत में खाद के साथ ही आपके बाग में फिर से लौट आएंगे। बीमार फलों को या तो बाग से बाहर गहराई में दफना दें या इससे भी बेहतर है कि उन्हें जला दें। हाँ, ये थोड़ा अतिरिक्त काम जरूर है, लेकिन मेरा विश्वास करें, ये वसंत में आपका बहुत सारा समय और मेहनत बचाएगा। जब आपको उन बीमारियों और कीटों से भयंकर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी जिन्हें आपने खुद ही सर्दियों के लिए पनाह दी थी। आपका सेब का पेड़ इसके लिए आपको भरपूर और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वस्थ फसल देकर बहुत बहुत धन्यवाद कहेगा। पिछली समस्या से जुड़ी एक और अहम बात है, सूखे पत्ते। इस पर बागवानों की राय अक्सर अलग अलग होती है। कुछ लोगों का मानना है कि पत्ते जड़ों के लिए प्राकृतिक कंबल का काम करते हैं और सर्दियों में उन्हें ठंड से बचाते हैं। साथ ही वे खाद भी बनते हैं। जंगली इलाकों में या जंगलों में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारा बगीचा कोई जंगल नहीं है। बगीचा एक कृत्रिम इकोसिस्टम है जहां पेड़ पौधे बहुत पास पास लगाए जाते हैं। इसी वजह से बीमारियों और कीटों का खतरा भी यहाँ ज्यादा होता है। सेब के पेड़ के नीचे सूखे पत्तों को सर्दियों में छोड़ देना ऐसा है मानो आपने कीड़ों और बीमारियों को न्योता दिया हो। यह उनके लिए एक आरामदायक गर्म कंबल बिछाने जैसा है और उनसे कहना, आओ आराम करो, ताकत जुटाओ और वसंत में मेरे पेड़ पर हमला कर दो। सेब के सबसे आम और परेशान करने वाले रोग, स्कैब के बीजाणु, स्पोर्स, इन्हीं सूखे पत्तों में आराम से सर्दी बिताते हैं। इसके अलावा कई तरह की आरा मक्खियों, सॉफ्लाइज, घुन, वीवल्स और अन्य कीटों के प्यूपा भी यहीं छिपे रहते हैं। तो यहां एक ही नियम है और वह बिल्कुल स्पष्ट और अटल है। फलों के पेड़ों के नीचे से सारी पत्तियों को बहुत सावधानी से इकट्ठा करके हटा देना चाहिए। जैसे बीमार फलों के साथ करते हैं, वैसे ही इन पत्तियों को जलाने का तरीका सबसे अच्छा है। अगर जलाने की सुविधा न हो, तो इन पत्तियों को एक अलग खाद के ढेर में डाला जा सकता है, लेकिन इस खाद का इस्तेमाल कम से कम 2-3 साल बाद ही करें, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि सभी हानिकारक जीवाणु पूरी तरह से मर चुके हैं। कुछ लोग पत्तियों को मिट्टी में ही खोदने की सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ कीटाणु तो मर जाएंगे, लेकिन बाकी मिट्टी में आराम से सर्दियां बिता लेंगे और वसंत ऋतु में फिर से पेड़ों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। पेड़ के तने के आसपास का साफ सुथरा घेरा सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं होता, यह बीमारियों की रोकथाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगले मौसम के लिए आपके बगीचे के स्वस्थ रहने की गारंटी है। अपने बगीचे के दुश्मनों को आरामदायक तरीके से सर्दियां बिताने का एक भी मौका न दें। यह एक ऐसी गलती है जिसे अक्सर अनुभवी बागवान भी भूल जाते हैं, खासकर जब उनके सेब के पेड़ कई सालों से लगे हों। वे तने की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है, भला सर्दी में मोटे मजबूत तने का क्या बिगड़ सकता है? लेकिन असल में खतरे बहुत हैं और इनमें से पहला खतरा है भूखे चूहे और खरगोश। सर्दियों में जब खाने की कमी होती है, तो सेब के पेड़ की कोमल और रसीली छाल उनके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन जाती है। खासकर युवा पेड़ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। खरगोश 1 मीटर तक ऊंचाई तक तने को कुतर सकते हैं और चूहे जमीन के पास बर्फ के नीचे से छाल खा जाते हैं। यदि वे तने की छाल को चारों ओर से एक घेरे की तरह कुतर देते हैं, तो पेड़ में रस का संचार रुक जाता है और पेड़ के मरने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति सेब के पेड़ के लिए जानलेवा साबित होती है। इसलिए तने और निचली शाखाओं की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। लेकिन सर्दियों में पेड़ की छाल को कुतरने वाले जानवर ही एकमात्र खतरा नहीं है। एक और
उतना ही खतरनाक दुश्मन है सूरज। जी हाँ, सर्दियों और शुरुआती वसंत का सूरज। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत का समय खासकर खतरनाक साबित होता है। दिन के समय तेज धूप पेड़ के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से की काली छाल को बहुत तेजी से गर्म कर देती है। छाल के नीचे के ऊतक सक्रिय हो जाते हैं और उनमें रस का संचार शुरू हो जाता है। लेकिन रात में अचानक कड़ाके का पाला पड़ता है। इन सक्रिय हुई कोशिकाओं में मौजूद तरल जम जाता है, बर्फ में बदल जाता है और उन्हें फाड़ देता है। इसके परिणाम स्वरूप छाल पर लंबी लंबवत दरारें दिखाई देती हैं, जिन्हें पाला दरारें फ्रॉस्ट क्रैक्स कहा जाता है। ये बहुत ही गंभीर नुकसान होते हैं। ये न केवल पेड़ को कमजोर करते हैं, बल्कि संक्रमणों और कीटों के लिए खुले दरवाजे भी बन जाते हैं। मोटी और खुरदरी छाल वाले पुराने पेड़ इससे कम प्रभावित होते हैं, लेकिन चिकने तने वाले युवा सेब के पेड़ सबसे अधिक खतरे में होते हैं। पेड़ों के तनों को इन तमाम मुश्किलों से कैसे बचाया जाए? इसके कई तरीके हैं और सबसे अच्छा यही होगा कि हम उन्हें मिलाकर इस्तेमाल करें। सबसे आसान और जाना माना तरीका है सफेदी करना। लेकिन ये कोई साधारण सफेदी नहीं, बल्कि बगीचों के लिए बनी एक खास सफेदी होनी चाहिए। इसे पर्याप्त गाढ़ा और चिपचिपा होना चाहिए, ताकि पहली बारिश में ही यह धुल न जाए। सफेद रंग सूरज की किरणों को परावर्तित कर छाल को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। अच्छी सफेदी में अक्सर कॉपर सल्फेट और अन्य फफूंदनाशक मिलाए जाते हैं। ये छाल को कीटाणु रहित करते हैं और सर्दियों में छिपे रहने वाले कीटों का सफाया करते हैं। सफेदी सिर्फ तने पर ही नहीं, बल्कि पेड़ की बड़ी मुख्य शाखाओं के आधार पर भी करनी चाहिए। सफेदी करने का सबसे अच्छा समय देर से शरद ऋतु में होता है, जब मौसम शुष्क हो और तापमान शून्य से ऊपर हो। हालांकि केवल सफेदी से खरगोशों के नुकीले दांतों से बचाव नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटे या नए लगाए गए पेड़ों के लिए यांत्रिक सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। तने को खास प्लास्टिक की जाली, बोरी के कपड़े, स्पन बॉन्ड या यहां तक कि पुराने नायलॉन के मोजों से लपेटा जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सामग्री हवादार हो और तने से बहुत ज्यादा कसकर न लिपटी हो, ताकि हवा का एक छोटा सा गैप बना रहे। ऐसी परत कवर चूहों और सूरज की जलन दोनों से मजबूती से बचाएगी। और अब हम सबसे अहम बात पर आते हैं, उस एक गलत कदम की तरफ जो आपको 3 साल तक सेबों से महरूम कर सकता है। कल्पना कीजिए, सितंबर में एक माली कटर लेता है और कायाकल्प के नाम पर गहरी छंटाई कर देता है। वह फल देने वाली कलियों वाली शाखाओं को काट देता है। फिर अच्छे इरादों से पेड़ को नाइट्रोजन युक्त खाद डाल देता है, जिससे अनावश्यक वृद्धि होने लगती है। इतना ही नहीं, पेड़ के नीचे सड़े हुए सेबों और बीमार पत्तियों का ढेर छोड़ देता है। तो परिणाम क्या होता है? पेड़ को तिहरा झटका लगता है, ये कमजोर हो जाता है, घायल होता है, शरद ऋतु से ही बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और सर्दियों के लिए तैयार नहीं होता। अगले साल ये फल नहीं देगा, बल्कि सिर्फ खुद को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। दूसरे साल ये अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करेगा और केवल तीसरे साल अगर किस्मत अच्छी रही तो ही यह दोबारा पूरी फसल दे पाएगा। इस तरह एक गलत कदम दूसरी गलतियों के साथ मिलकर बर्बादी का कारण बनता है। तो आइए संक्षेप में समझे। सेब के पेड़ के लिए सितंबर नए सिरे से शुरुआत करने का समय नहीं है। यह तो सर्दियों की नींद की तैयारी का समय है। इस महीने के लिए हमारा सिद्धांत है, नुकसान न पहुंचाए, कटर को दूर रख दे, नाइट्रोजन के बारे में भूल जाए, संतुलित पानी दे, सारा कचरा साफ करे और तने की सुरक्षा करे। आपका काम सेब के पेड़ को शांति और भरपूर शक्ति के साथ सर्दियों की गहरी नींद में जाने में मदद करना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सलाहें आपकी फसल और तनाव दोनों को बचाएंगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बागवानी से जुड़े नए सुझावों को न छोड़ें। आपने सेब के पेड़ों की देखभाल में शरद ऋतु में कौन सी गलतियां की है, या शायद आपके पास सर्दियों के लिए बगीचे को तैयार करने का कोई अपना खास तरीका है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें